सो अब हम बात करते हैं मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम इस थ्योरी को थोड़ा सा इसकी समरी समझ लेते हैं, फिर एक एक कंसेप्ट को डीपली करेंगे। एक्चुअल में मार्क्स की थ्योरी में मार्क्स ये कहता है कि जो कैपिटलिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्टिक्स की ग्रोथ ही रीज़न बनती है उनके डूम का, मतलब उनकी तबाही का, उनकी डिस्ट्रक्शन का। जो इकॉनमी होती है उसमें कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बाद सोशलिज्म आती है, सोशलिस्टिक सिस्टम आता है। जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, सोशलिस्टिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं। सो कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो बड़े बड़े पूंजीवादी है, कैपिटलिस्टिक्स हैं, सारा कुछ उनके अकॉर्डिंगली होता है। वो चाहें तो बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश करें, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाएं, सरप्लस वैल्यू क्रिएट करें, ठीक है, उनको कोई भी किसी तरह की रोक टोक नहीं होती। सोशलिस्टिक सिस्टम जो है इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। गवर्नमेंट कैपिटलिस्टिक्स पे काबू करती है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाने देती, लेबर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करने देती, ठीक है। तो दैट इज़ अ सोशलिस्टिक सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है। जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो अपनी मर्जी से व्यापार नहीं कर सकते। जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है यहाँ पे लेबर एक्सप्लॉइट होता है कैपिटलिस्टिक्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पे लेबर एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे थोड़ी इक्वालिटी रहती है। गवर्नमेंट सबको एक इक्वल चांसेस देती है। यहाँ पे कैपिटलिस्टिक्स जो है, पूंजीवादी है, उन्हें प्रॉफिट्स कमाने के ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते। सो अब मार्क्स ये कह रहा है कि इकॉनमी में होता क्या है कि जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो लेबर को एक्सप्लॉइट करके सरप्लस वैल्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि जो लेबर है उनसे काम ज़्यादा लेना एंड उनके काम के बदले में जो वेजेस उन्हें देनी वो कम देनी। तो इस तरह से क्या होगा, सरप्लस वैल्यू जनरेट होगी। अगर वो काम ज़्यादा ले लेंगे एंड उनको पैसे कम देंगे उसके बदले में, तो उनके प्रॉफिट्स जो हैं कैपिटलिस्टिक्स के वो बढ़ेंगे, उनके पास सरप्लस जो है वो बढ़ेगा। अब इस सरप्लस वैल्यू को वो दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो इसी तरह से जो कैपिटलिस्टिक्स हैं, पूंजीवादी हैं, वो कैपिटल इकट्ठी करते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम हमेशा नहीं चलता। अब होता क्या है कि कैपिटलिस्टिक्स का लालच बढ़ता जाता है, उनके प्रॉफिट्स कमाने की इच्छा बढ़ती जाती है। जब लेबर को वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तब उनका ध्यान जाता है कैपिटल की तरफ। देखो, एक कांस्टेंट कैपिटल है, एक वेरिएबल कैपिटल है। कांस्टेंट कैपिटल मतलब जो उन्होंने पैसे लगाए हैं मशीन्स पे, टूल्स पे, ठीक है। सो वेरिएबल कैपिटल जो उन्होंने पैसे लगाए हैं लेबर पे, जो लेबर को वेजेस देते हैं। जब लेबर एक हद तक एक्सप्लॉइट हो जाती है तो उनका ध्यान जाता है कि अब हम मशीन्स, टूल्स, ये जो कैपिटल है इसको ज़्यादा, कांस्टेंट कैपिटल है, इसको ज़्यादा यूज़ करें, इसको एक्सप्लॉइट करें एंड इससे प्रॉफिट्स कमाएं, इससे सरप्लस जनरेट करें, ठीक है। तो जब अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने की इच्छा में, नई नई टेक्निक्स यूज़ करने की इच्छा में जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो कांस्टेंट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं वेरिएबल कैपिटल के कंपैरिजन। उनका कांस्टेंट कैपिटल वेरिएबल कैपिटल के कंपैरिजन बढ़ जाता है, टेक्निक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर को कम यूज़ करते हैं। तो इससे एक रिजर्व आर्मी क्रिएट होती है, वो आर्मी जो अनएम्प्लॉयड हो गई है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक्स। कैपिटलिस्टिक्स ने नई नई टेक्निक्स मार्केट में लाई, जिस कारण जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड हो गई, उसे हम रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। अब लेबर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गई, लेकिन जो कैपिटलिस्टिक्स थे वो लेबर को तो एक्सप्लॉइट कर सकते थे, उन्हें अपने काम के बदले में कम वेजेस देना, लेकिन वो कैपिटल को उतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। एक मशीन को, एक टूल को वो कितना एक्सप्लॉइट कर लेंगे, ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे, वो मशीनरी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, उसे रिपेयरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा एक्सप्लॉइट उसे नहीं कर सकते। तो इसके कारण क्या होता है, उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसका एक दूसरा रीज़न भी बनता है अंडर कंजम्पशन।
सो अंडर कंजम्पशन क्या है कि अगर वो लेबर को काम से निकाल देंगे, इस तरह से करने से मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी सप्लाई से, क्योंकि लेबर अनएम्प्लॉयड हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है डिमांड करने के, तो डिमांड जो है वो सप्लाई से कम हो गई। अगर डिमांड सप्लाई से कम होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट्स भी तो कम होंगे। अगर चीज़ें बिकेंगी ही नहीं तो मार्केट में प्रॉफिट्स भी कम होंगे। सो डैट्स वाई कैपिटलिस्टिक्स अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। तो एट द एंड एक स्टेज आता है जब कैपिटलिस्टिक्स ख़त्म हो जाता है और इसे रिप्लेस कर लेता है सोशलिस्टिक सिस्टम। ठीक है, तो ये मेन थ्योरी है मार्क्सियन थ्योरी। अपनी थ्योरी में मार्क्स ये बोलता है। अब हम बारी बारी एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सो मार्क्स की एक बुक है दास कैपिटल, नेम्ड दास कैपिटल। कब आई थी? 1867 में आई थी। ठीक है, इसमें इसने ये थ्योरी दी है, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। अब जो मार्क्स है ना, उसने सोसाइटी को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसे कह देते हैं हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या फिर मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। सोसाइटी को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली स्टेज प्रिमिटिव सोसाइटी। एक बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ गया था कि इन सोसाइटीज को सीक्वेंस ऑर्डर में लिखिए, तो ये इसका सीक्वेंस ऑर्डर ध्यान से देख लीजिए। स्लेवरी सिस्टम, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड फिफ्थ इज सोशलिज्म या सोशलिस्टिक सोसाइटी। सो ये इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। प्रिमिटिव सोसाइटी भी इसे कह देते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कह देते हैं, देन स्लेवरी, देन फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। क्लियर? इसके बाद इस सिस्टम में जो टोटल नेशनल इनकम होती है या फिर कह देते हैं हम जीएनपी, 3 चीज़ों को मिला के बनती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल प्लस सरप्लस वैल्यू। अभी मैंने बताया था कांस्टेंट कैपिटल जो एक्सपेंडिचर मशीन्स पे लग रहा है, जो कैपिटल मशीन्स टूल्स पे लग रहा है। वेरिएबल कैपिटल जो वेजेस मिल रही हैं वर्कर्स को, लेबर्स को। सरप्लस वैल्यू किस तरह से जनरेट होती है? तो सरप्लस वैल्यू की एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए एक लेबर, एक वर्कर जो है वो दिन में 2 घंटे काम करके 20 रुपए जितना काम कर सकता है, मतलब इतनी प्रोडक्शन कर लेगा जिसे 2 घंटे में, जिसे उसे वो 20 रुपए कमा सके। लेकिन कैपिटलिस्टिक्स जो हैं वो लेबर से काम ले रहे हैं 8 घंटे, ज़्यादा काम ले रहे हैं, लेकिन तब भी उसे 20 रुपए ही दे रहे हैं। जबकि अगर 2 घंटे काम करने से उसके 20 रुपए बनते हैं तो 8 घंटे काम करने से उसके कितने बनने चाहिए? 80 रुपए, पर मिल उसे सिर्फ 20 ही रहे हैं। काम ज़्यादा ले रहे हैं, वेजेस कम दे रहे हैं। तो सरप्लस वैल्यू इज द 80 - 20, जितने उनके बनते हैं, जितने उन्हें मिल रहे हैं 60 रुपीज, दैट इज द सरप्लस वैल्यू। क्लियर? अगर हमने सरप्लस लेबर निकालना है, सरप्लस लेबर निकालने के लिए और माइनस करने हैं। काम कर रहे हैं 8 घंटे, जबकि 2 घंटे काम करके भी सेम वेजेस वो कमा सकते हैं, दैट इज 6 आवर्स इज सरप्लस लेबर। क्लियर? सरप्लस वैल्यू एंड सरप्लस लेबर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल।
ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, that is the ratio between C over V, रेशो बिटवीन कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट रेट उतने ही कम होंगे। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिक, इसे हम के का नाम दे देते हैं, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा क्यों? मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर जो कैपिटलिस्टिक्स हैं वो लेबर को छोड़ के टेक्निक्स को, कांस्टेंट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें, तो क्योंकि वो कांस्टेंट कैपिटल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तो उन्हें कांस्टेंट कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल करने से इतनी सरप्लस वैल्यू क्रिएट नहीं होगी जितनी उन्हें लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करने से होती थी। ठीक है, अगर जैसे सपोज करो इन्होंने 10 यूनिट्स कांस्टेंट कैपिटल के यूज़ किए एंड 2 यूनिट्स वेरिएबल कैपिटल के यूज़ किए, ठीक है, मतलब कांस्टेंट कैपिटल वेरिएबल कैपिटल से ज़्यादा है, तो इस तरह करने से जो प्रॉफिट रेट होगा वो कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कांस्टेंट कैपिटल है प्रॉफिट उतना ही कम रहेगा। इसके उलट अगर वो वेरिएबल कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कांस्टेंट कैपिटल को कम यूज़ करते हैं, इस तरह करने से जितना ज़्यादा कांस्टेंट कैपिटल कम होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। एक बार यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछ लिया था, आपको मैच करना था ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, तो इसका सही आंसर ये था नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं? रेट ऑफ प्रॉफिट सरप्लस वैल्यू डिवाइड बाय कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप प्रॉफिट रेट निकाल सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह से सरप्लस, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू का भी एक फार्मूला है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, दैट इज अ सरप्लस वैल्यू डिवाइड बाय वेरिएबल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द फार्मूला ऑफ सरप्लस वैल्यू, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है ना, ये इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि कैपिटलिस्टिक्स के द्वारा जो वर्कर्स हैं वो कितनी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन की डिग्री कितनी है। क्लियर? सो एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रेट डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को कौन इंडिकेट करता है, तो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू से इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर को हम टेक्निकली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स भी कहते हैं। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर क्या कहते हैं इसे? टेक्निकली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, मतलब के टेक्निक के आने से जो लेबर अनएम्प्लॉयड हो गई है वो रिजर्व आर्मी बन गई है। देखो, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, मतलब कांस्टेंट कैपिटल बढ़ेगा, लेबर को वो उतना ही कम यूज़ करेंगे। लेबर को कम यूज़ करेंगे तो रिजर्व आर्मी क्रिएट होगी। यही रिजर्व आर्मी कैपिटलिस्टिक्स की तबाही का कारण बनेगी एंड सोशलिज्म के राइज का भी। इस तरह से ये प्रोसेस सारा चलता है। अच्छा, इसके बाद अभी 2 रीजंस होते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म के। अभी मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। पहला रीजन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का बढ़ना, बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होंगे, कैपिटलिस्टिक डिस्ट्रॉय होंगे। दूसरा रीजन अंडर कंजम्पशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाया था कि जब जो डिमांड है वो सप्लाई से कम हो जाएगी तो प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे।
सो इसके साथ ही जो मार्क्सियन थ्योरी है डेवलपमेंट की वो हमारी ख़त्म होती है।